हाय फ्रेंड्स, जुहार। स्टडी पॉइंट J4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग JSSC CGL, JSSC LDC स्टेनो, JSSC सहायक आचार्य के जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 शुरू करेंगे फ्रेंड्स। कितना? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 ऑलरेडी हम लोग 9 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दिया गया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कार्य हुआ है। क्या बोल रहा? कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें हैं। ए बल की आवश्यकता नहीं, बी वस्तु स्थापित होनी चाहिए, सी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, और डी वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। क्या है ऑप्शन? कि बल की आवश्यकता नहीं, दूसरा है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, सी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, और डी वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। कार्य हुआ है, इसमें से हुआ है ऐसा होने के लिए दो शर्तें में से एक शर्त जो होगा वो क्या होगा? वस्तु विस्थापित होना चाहिए। यानी कि जो है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसमें से एक है वस्तु का विस्थापन आवश्यक होना चाहिए। वस्तु का विस्थापन जो है आवश्यक होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 32 में क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु का संवेग, क्या बोला? किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? ए वस्तु पर लगे बल, बी वस्तु के द्रव्यमान, सी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों, और डी हो गया वस्तु के वेग। अगर आपको उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो किसी वस्तु का संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। क्या हो जाएगा? वस्तु का वेग और द्रव्यमान और वेग दोनों पर। वस्तु का द्रव्यमान व वेग का गुणनफल का संवेग कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान और वेग को क्या कहेंगे हम लोग? गुणनफल कहते हैं। गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग जो होता है फ्रेंड्स वो वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया हुआ है? कि विद्युत धारा, क्या बोला? विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं। क्या है? विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहेंगे हम लोग? ए कैप्लर नियम, बी लैम्बर्ट नियम, सी जूल नियम और डी लेंज नियम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी जूल नियम। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? जी जूल नियम। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल नियम कहते हैं। किसको? धारा प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल नियम कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है। क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 34 में है चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला फ्रेंड्स? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। कैसी होती है? ए बंद वक्र, बी बिंदु, सी सीधी रेखाएं और डी खुल पास। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है फ्रेंड्स तो आपका होती है, कैसा होता है? तो बंद वक्र की होती है। उत्तर होगा ए। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र की होती है। गाउस के अनुसार, किसके अनुसार? तो गाउस इसका जो होता है गाउस के अनुसार नियमानुसार जो होता है चुंबकीय ध्रुव सदैव उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के युग्म के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। क्या दिया हुआ है? कि जल की बूंदों से, क्या दिया हुआ है? जल की बूंदों से डाइस होकर इंद्रधनुष बनता है। जल के बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से डाइस होकर इंद्रधनुष बनता है। कैसे इंद्रधनुष बनता है? ए प्रकाश का प्रतिबिंबन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन और डी प्रकाश का प्रसार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जल की बूंदों से सी प्रकाश की प्रतिबिंबन और अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। क्या होगा फ्रेंड्स? कि प्रकाश की जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्व परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? क्या बोला? निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ए गति आवेग, बी बल का गुरुत्व, सी विद्युत प्रवाह और डी विस्थापन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी विद्युत प्रवाह।
विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। क्या है फ्रेंड्स? विद्युत प्रवाह जो है वो आपका ये वेक्टर प्रवाह मात्रा नहीं है। जिसे भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसे भौतिक राशि की मात्रा परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो विद्युत का प्रवाह का जो है वेक्टर मात्रा नहीं है। कौन नहीं है? तो विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं। एक मोल में क्या होते हैं फ्रेंड्स? ए कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम, बी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु, सी कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु, और डी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 परमाणु। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा उत्तर जो होगा सही वो आपका होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु। किसी भी पदार्थ के एक मोल को उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आवेगवादों की संख्या के बराबर अणु अथवा कण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके, ऑलरेडी 9 सेट का पहले ही 9 सेट जो कराए हुए हैं उसका प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल दिया गया है यहाँ तो टेलीग्राम में। 10वां सेट का प्रैक्टिस सेट जो है आपको कल झारखंड जी के और कंप्यूटर का वीडियो डालने के बाद आपको डाल दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है कितना नंबर पर प्रदेश? 38 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। क्या हो रहा? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ए रक्त का pH 7.4, बी शुद्ध जल का pH 7.5, सी सिरके का 2.2 और डी का दूध का pH 6.5। तो इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी का जो है आपका शुद्ध जल का pH जो होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7 होता है। शुद्ध जल का pH जो होता है वो आपका 7 होता है। जल का मान जो होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7.5, इसलिए ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न है 39 कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हो रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होते हैं। क्या डैश होते हैं? ए परमाणु भार, बी परमाणु त्रिज्या, सी परमाणु क्रमांक और डी संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों के समान क्या होते हैं? तो आपका होता है डी संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है फ्रेंड्स? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है? 40 नंबर। 40 में दिया हुआ है क्या दिया हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है क्या है फ्रेंड्स? ए Ca2O2, बी CaO, सी CaO2 और डी Ca2O। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जो आणविक सूत्र होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है कौन सा होता है? बी CaO। इसका मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है फ्रेंड्स? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है फ्रेंड जिसे बिना बुझा हुआ चूना या दुग्ध चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बिना बुझा हुआ चूना या दुग्ध चूना कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 41 नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या हो रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है। क्या हो रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। ए सोडियम, बी लिथियम, सी कैल्शियम और डी पारा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी पारा। क्या होता है? डी पारा। पारा का जो सूत्र होता है वो होता है Hg। क्या होता है फ्रेंड्स? Hg। पारा जो होता है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जिंक परिवार का सदस्य है। कौन सा? डी ब्लॉक के जिंक परिवार का सदस्य है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? उसका परमाणु क्रमांक आपको 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर में कि सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। सोने को तांबे के साथ किसमें मिश्रित किया जाता है? सोने को और पीला बनाने के लिए, या फिर बी सोने को चमक देने के लिए, या फिर सी सोना को कठोर बनाने के लिए, या फिर डी सोने को नरम बनाने के लिए। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी।
सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने का तांबे के साथ सोने को कठोर बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सोना एक क्या होता है, वह एक धातु है। यह मुलायम तथा आघात भगनीय, पीली तथा चमकदार, ऊष्मा व विद्युत का सुचालक धातु होती है। इसकी आघात वर्धनीयता धातुओं में सर्वाधिक होती है। सोने के कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है 43, क्या दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है। रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है। ए तीर के ऊपर और नीचे, बी केवल तीर के नीचे, या सी समीकरण की शुरुआत से, और डी केवल तीर के ऊपर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए तीर के ऊपर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति तीर के ऊपर और नीचे इंगित की जाती है। रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप है जो अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। इन रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की स्थिति कि तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 44 नंबर में क्या दिया हुआ है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा, क्या बोल रहा कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो है वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। ए अनुवंशिकी जीव विज्ञान, बी मानव शास्त्र, सी अनुवंशिकी, और डी जैव प्रौद्योगिकी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी अनुवंशिकी। क्या हो जाएगा, अनुवंशिकी। अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, अनुवंशिकी जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम, क्वेश्चन के हिसाब से वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, पानी की कमी के कारण, क्या बोल रहा, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या बोला, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए डी प्लाज्मोलिसिस, बी साइटोलिसिस, सी प्रकाश संश्लेषण, और डी प्लाज्मोलिसिस। अगर आपको इसको उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य संकुचन भी कहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य संकुचन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 46 नंबर में कि निम्नलिखित, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। ए क्रिएटिनिन, बी लवण, सी अमीनो अम्ल, और डी ग्लूकोज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ए क्रिएटिनिन। क्या हो जाएगा, ए क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन पदार्थ जो होता है वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। किसके द्वारा, तो वृक्क द्वारा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। रासायनिक अपशिष्ट उत्पाद जो मांसपेशी चयापचय से पैदा होता है और गुर्दे से निकलता है उसे हम लोग क्रिएटिनिन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी या फिर एक्सियल बॉन्ड नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छी हड्डी एक्सियल बॉन्ड नहीं है। ए कपाल, बी कंधा, सी मेरुदंड, और डी पसली। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी कंधा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी कंधा। अच्छी कंकाल का वह हिस्सा है, अच्छी जो होता है यानी कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है, कंकाल का वह हिस्सा है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली तथा सिर की हड्डियों और केशुरुकाओं के ट्रंक शामिल है। जबकि कंधे की हड्डी जो है अच्छी हड्डी नहीं है। जबकि कंधे की हड्डी जो होती है यानी कि ये आपका एक्सियल बॉन्ड नहीं है। बाकी जो आपको नाम लिए हैं मैंने अभी, कपाल जैसे कि ये, मेरुदंड है ना फ्रेंड्स, पसली तथा सिर की भी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है, क्या होता है, तो अच्छी हड्डी होता है। अगला प्रश्न है 48, माँ के गर्भ से, माँ से गर्भ, क्या बोलता है, माँ से गर्भ फ्यूटस को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। माँ से गर्भ जो होता है को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के मध्य से होता है। ए ग्रीवा, बी युग्मनस, सी प्लेसेंटा, और डी भ्रूणपोष। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी प्लेसेंटा। माँ से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है 49, क्या दिया हुआ है
एड्स में क्या बोल रहा है, एड्स में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? एड्स में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? प्रतिरक्षा प्रणाली, संचार प्रणाली, सी तंत्रिका तंत्र और डी उत्सर्जन प्रणाली। सबसे पहले इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए प्रतिरक्षा प्रणाली, एड्स। क्या इसको बोलते हैं फ्रेंड्स? एड्स। ये होता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो। क्या होता है फ्रेंड्स? इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है फ्रेंड्स? डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके फ्रेंड्स, एड्स का फुल क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वो क्या होता है? एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है फ्रेंड्स? एक संक्रामक बीमारी है जो HIV नामक विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? तो विषाणु नामक बीमारी से फैलता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर शरीर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। किसको कमज़ोर कर? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न इस सेट का फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? ए क्लाइडोफोरा, बी कारा, सी यूलेथ्रिक्स और डी मर्सिलिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी मर्सिलिया। मर्सिलिया पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स यानी पादप थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। ये टेरेडोफाइटा किससे संबंधित है? तो टेरेडोफाइटा होता है इसका, टेरोडोफाइटा। ये टेरेडोफाइटा से समूह से संबंधित है। इस समूह में पादप जड़ तना व पत्तियों के रूप में बांटा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलरेडी पहले ही 9 सेट का डाल दिया गया है। 10वां सेट का जो है फ्रेंड्स आज आपको GK और साइंस का प्रैक्टिस सेट डालने के बाद कल झारखंड GK और कंप्यूटर का जो वीडियो बाकी रहेगा उसको अपलोड करने के बाद आपको जो है 10वां प्रैक्टिस सेट का जो है आपको PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। अगर बाय मिस्टेक कभी भूल जाते हैं, कुछ एक आध दिन हो सकता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप कमेंट कर देंगे तो वो मैं डाल दूँगा। ओके, अगर मैं भूल गया तो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स और अगर आपको इस तरह की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।